तो यहां जाके फ्रैंकलिन और विल्किंस का काम खत्म हुआ। मैं फिर बता दूं, डीएनए का कैसा शेप होता है, हेलिकल। डीएनए का लेंथ कैसा कितना होता है, एक हेलिक्स का लेंथ 3.4 नैनोमीटर, डायमीटर 2 नैनोमीटर। और अगर एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैंने सिखा दिया है। एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, दो बेस पेयर के बीच में एंगल 36 डिग्री एंगल। ये सारी बातें तो फ्रैंकलिन विल्किंस ने ही कर ली। उसके बाद उसी ईयर के लास्ट में डाटा चुरा लेते हैं उनका वॉटसन एंड क्रिक में, और 1953 में उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अपना मॉडल प्रपोज कर दिया, और उस मॉडल का नाम है, साइंटिस्ट का नाम क्या नाम है, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक दोनों मेल हैं, वॉटसन एंड क्रिक। ये दोनों बोला जाता है ईयर 1952 से 53, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर इन दोनों में एक क्लिक करना हो तो ये पब्लिश 1953 में हुआ था। इन दोनों ने मिलकर दिया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल समझाया। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आधी से अधिक बातें फ्रैंकलिन विल्किंस का कॉपी मारा इन्होंने। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लग जाएगा। आधी से अधिक बातें इन्होंने फ्रैंकलिन विल्किंस का कॉपी मारा। मैंने कहा ना, उसके डाटा पर ही बेस्ड इन्होंने ये दिया है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये लिखा है एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पर, ये डबल हेलिकल मॉडल गिवन बेस्ड ऑन, सुनेगा ध्यान से, बेस्ड ऑन एनालिसिस या एनालिटिकल डाटा प्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है ये इसी पर बेस्ड है। और उस टाइम के साइंटिस्ट बताते हैं कि ये जो वॉटसन क्रिक थे, थोड़ा होते हैं ना बदमाश टाइप के लोग, उस टाइप के थे, जबरदस्ती भी करने लगते थे साइंटिस्टों के साथ कि नहीं हम तो आपका डाटा चुराएंगे, जो करना कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप के भी लोग होते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइप के लोग थे। कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं चोरी से चुपके से चुरा लिया, कोई लोग बोलते हैं जबरदस्ती करके चुरा लिया, लेकिन कुल मिला के बेस्ड उसी पर है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में, तो आपको भी लगेगा सच में यार ये तो फ्रैंकलिन विल्किंस के आधे से अधिक बातें छाप दिया इन्होंने। तो पता है बाद में फ्रैंकलिन तो मर गई उसी टाइम, 1952 के एंड तक में इनका डेथ हो गया था। तो बाद में 53 में जब इन्होंने, ऐसा बोला जाता है, इसे हिस्ट्री है, बाकी देखने तो कोई नहीं गया है, बाद में जब विल्किंस को पता चला ये बात, कह रहे ये तो फेमस हो जाएगा ऐसे में तो भाई ये डीएनए देखिए हुआ क्या कि ये जो डबल हेलिकल डीएनए मॉडल वॉटसन क्रिक ने दिया ना, तब जाके ये वॉटसन क्रिक का मॉडल बहुत ज्यादा हिट होने लगा। तो विल्किंस को ऐसा लगा कि अरे यार ये तो आधा से अधिक डाटा मेरा लिया है, अब फेमस अपने हो रहा है, और ज्यादा फेमस हो जाएगा तब तो नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। और वही हुआ। ये मॉडल को उस टाइम के साइंटिस्टों ने इतना बढ़िया माना, आज भी इतना बढ़िया मानते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, कि इस मॉडल में जिनका भी कंट्रीब्यूशन था उनके नाम से नोबेल प्राइज घोषित किया गया। यस, तो आप बोलिए नोबेल प्राइज में नाम किसका आया होगा? वॉटसन एंड क्रिक का। किसका नाम आया होगा? ये पूछा जा चुका है, वॉटसन एंड क्रिक का। लेकिन विल्किंस ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, क्योंकि विल्किंस ने भी तो 1952 में अपना डाटा प्रोड्यूस किया था। तो विल्किंस ने जब लड़ाई की तो ओवरऑल नोबेल प्राइज तीनों के नाम से गया, फिर विल्किंस भी आ गए, राइट। अब सवाल आता है कि फिर फ्रैंकलिन को क्यों छोड़ दिया? सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि जब फ्रैंकलिन विल्किंस दोनों ने मिलकर काम किया तो उसको क्यों छोड़ दिया? फीमेल थी इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका डेथ हो चुका था। तो अब बोलोगे सर आज भी तो ऐसा होता है कि कोई आदमी डेथ कर जाए उसके बाद भी उसके नाम से नोबेल प्राइज मिलता है उसको। जैसे हम लोग अभी लड़ रहे हैं विशिष्ट बाबू के लिए,
नाम सुना आप लोगों ने? विशिष्ट बाबू, विशिष्ट नारायण सिंह, कितने लोगों ने नाम सुना? हाथ कीजिए। विशिष्ट नारायण सिंह का नाम कितने लोगों ने सुना है? 2 लोगों ने सुना है। नहीं सुना तो मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। विशिष्ट नारायण सिंह पटना के धरती पर पैदा होने वाले शख्स हैं। हालांकि पैदा उनका एग्जैक्ट कहाँ हुआ मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन पटना से उनका खास नाता है। और वो बहुत शार्प माइंडेड थे, मैथमेटिशियन थे। और उन्होंने जब 10वीं पास करी थी, तो फिर जब 12वीं उन्होंने पास कर लिया, तब वो आए थे पटना साइंस कॉलेज मैथमेटिक्स में ऑनर्स करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। उनका माइंड इतना शार्प था कि वो क्लास में टीचरों को बोल देते थे कि आप गलत पढ़ा रहे हो। तो भाई अगर मुझे भी कोई बोले गलत पढ़ा रहा है और मैं अगर वहां पे वाकई गलत हूँ, तो मैं तो स्वीकार कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, सही कर लेता हूँ। लेकिन वो इतनी हाई लेवल की बातें बोलते थे ना कि ये गलत है, कि टीचर तक को पल्ले नहीं पड़ता था। साइंस कॉलेज उस टाइम बहुत प्राइड वाला कॉलेज था, आज भी हालांकि आज उतना नहीं है। वहां के प्रोफेसर को चैलेंज करना, समझ रहे हो? उस टाइम साइंस कॉलेज में 11th-12th का भी बैच चलता था, और 90% बच्चे 11th-12th से आईटी क्रैक करते थे केवल कॉलेज करके। ये इतिहास रहा है साइंस कॉलेज का। तो वहां पे वो जो है कॉलेज में उसको ये करते थे प्रोफेसर को कि आप ये गलत पढ़ा रहे हो, आप ये। प्रिंसिपल जो उस टाइम के थे वो परेशान इस बात से, बार बार कंप्लेन आ रहा था वशिष्ठ नारायण सिंह का कि कोई स्टूडेंट है टीचर पे उंगली उठाता है बार बार कि गलत पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें इतना ही नॉलेज है तो तुम्हें एक टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, और अगर तुम वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो, तो अगर तुम्हें टीचर से अधिक नॉलेज है तो तुम वो टेस्ट अगर उन्होंने बोला अगर क्वालिफाई कर जाते हो, केवल पासिंग मार्क्स ले आते हो, तो तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, मैं तुम्हें अभी ही बीएससी का डिग्री दे दूंगा, और ये यूनिवर्सिटी आपको, पटना यूनिवर्सिटी आपके लिए कानून बदल लेगी कि आपको केवल मात्र 6 महीने में बीएससी का डिग्री मिल गया है। उन्होंने बोला ठीक है मुझे मंजूर है, क्योंकि वो तो उनको तो बस कंसेप्ट से मतलब था। उन्होंने बोला ठीक है ये शर्त मुझे मंजूर है, और टेस्ट पेपर सेट किया बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने मिलकर। वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, और जानबूझ के उनके लिए टेस्ट पेपर सेट किया गया पीजी फाइनल ईयर का, मतलब एमएससी फाइनल ईयर का। जिस बात हम लोग कॉलेज में पढ़े तब पता चला, साइंस कॉलेज से हमारा ग्रेजुएशन है। हॉस्टल में रहते थे, वो भी उसी हॉस्टल में रहते थे जिस हॉस्टल में हम लोग रहते थे, तो वहां पे बातें चर्चा में ज्यादा है, ठीक है। तो वहीं से सब बातें, सच्ची कहानी है सब। तो उनके लिए टेस्ट पेपर सेट किया गया, और जब ये टेस्ट पेपर सेट किया गया, उनको दिया गया समय जो रखा गया था निर्धारित समय, उससे आधे समय में वो पेपर सॉल्व कर दिए। इतना ही नहीं, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के उन्होंने एक मेथड से आंसर नहीं निकाला। उस क्वेश्चन के जितने पॉसिबल मेथड हो सकते हैं, मैथ्स में तो कई सारे पॉसिबल मेथड होते हैं ना, हर क्वेश्चन के लगभग 3 से 4 मेथड से उन्होंने सॉल्व किया बकायदा, और आंसर निकाल के बताया, और सारे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर दिए। जब उसका पेपर चेक करने वाले ने चेक किया, हिल गया, हिल गया। ये कैसे हो गया? एक बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पीजी फाइनल ईयर का पेपर सॉल्व कर रहा है, वो भी वो मेथड से निकाल रहा है जो मेथड प्रोफेसर तक को नहीं पता है। और तब जाके पटना यूनिवर्सिटी अपना नियम चेंज किया, उसको बीएससी का डिग्री दे दिया। और ये उस समय की बात है, पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज फेमस हो गया। और फिर उनको ऑक्सफोर्ड से आया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आया उनको इनविटेशन कि आप आइए, आपको हम मास्टर्स का डिग्री देंगे। फाइनली वो ऑक्सफोर्ड को चूज किए और ऑक्सफोर्ड चले गए, और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पीजी की पढ़ाई पूरी करी, फिर पीएचडी वगैरह भी उधर से हुआ। फिर उसके बाद उनको ऑफर मिला नासा में, ना जाने कितने कितने जगह उनको ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने कई जगह काम भी किया विदेश में। फिर बाद में फाइनली वो भारत लौट के आए, बिहार। उन्होंने बोला हम बिहार के लिए काम करेंगे, हम यहाँ के हैं, यहीं के लिए काम करेंगे, हमें जो भी लेना है गोल्ड फोल्ड, जो भी मेडल वेडल लेना है, हम सब बिहार के लिए ही लेंगे, बाहर में नहीं काम करेंगे। लेकिन ये सब कब हुआ? इसी बीच में उनका शादी भी हो गया, और उनके साथ उनका जो शादी जो टूटा है ना, यही उनके जीवन के टूटने का सबसे बड़ा कारण है। उनका शादी टूटा है क्यों? वो थे थोड़ा साइंटिफिक आदमी, वो अपने लाइफ का ज्यादातर टाइम पढ़ाई पर देते थे, पढ़ने पर, रिसर्च करने पर देते थे। इससे उनकी वाइफ को परेशानी होता था, जैसा उसके फैमिली वाले बोलते हैं। और फाइनली हुआ क्या, उसकी वाइफ इन चीजों से परेशान होकर तलाक दे दी। तलाक देने का वजह थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ये तो उसको अपना ही मानते थे कि भाई अपने घर में है, रहना खाना पीना, और क्या इसको क्या 24 घंटा में 24 घंटा थोड़ी दे देंगे। तो वो दिन भर बुक में घुसे रहते थे।
इस वजह से उनको तलाक मिल गया, ऐसा उनके फैमिली वाले का कहना है, मुझे सच्चाई नहीं पता है। तो फाइनली तलाक देने के बाद उनकी सब कुछ स्थिति बिगड़ गई। उस टाइम वो इतने शार्प माइंडेड थे कि एक सैटेलाइट भेजा गया था और वो मतलब कि उसका जो कंप्यूटरिंग सिस्टम होता है ना वो फेल हो गया था। और कंप्यूटरिंग सिस्टम फेल, ये कहानी आपने सुना भी होगा। कंप्यूटरिंग सिस्टम फेल होने के बाद जितने देर तक कंप्यूटर सिस्टम उसका फेल रहा, विशिष्ट बाबू ने उसका जो डाटा कैलकुलेशन होता है उन्होंने अपने माइंड से कैलकुलेट किया और पेपर पर लिखा। अचानक से सिस्टम ऑफ हो गया था, फिर जब सिस्टम ऑन हुआ तो डाटा चालू हुआ और जितना देर तक सिस्टम ऑफ रहा वो डाटा मिस रहा, और फिर जहां से डाटा चालू हुआ वो डाटा कंप्यूटर का और विशिष्ट बाबू के जो कैलकुलेटर में चल रहा था, जो कॉपी पे वो लिख रहे थे डाटा, वो 100% सिमिलर था। मतलब आप सोच लो कंप्यूटर के जितना तेज दिमाग था उनका मैथमेटिक्स। और उनको कई सारा मतलब की ख्याति मिल चुका है, आइंस्टीन ऑफ बिहार, आइंस्टीन ऑफ इंडिया, मतलब कई सारा ख्याति मिल चुका है। और दुर्भाग्य सुनोगे, दुर्भाग्य सुनो, पिछले साल नवंबर में, पिछले साल नहीं, पिछले साल नवंबर में उनका डेथ हो गया, 14 नवंबर। उस दिन मैं ट्रेन में था, मैं कॉलेज में नहीं था उस दिन, और मुझे पता चला कि उनका डेथ हो गया। दिन का 11 बज रहा था, ठीक है। उनकी काफी इलाज चल रही थी, जब उस टाइम लालू की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, तो उन्होंने काफी फंड दिया था सरकार की तरफ से उनका इलाज कराने के लिए, विशिष्ट बाबू का। क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो होते हैं ना हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए अनमोल होते हैं, ये हमारे देश को काफी सम्मान दिला सकते हैं। तो उस टाइम जो है उनके इलाज पर काफी खर्च हुआ है, बिहार सरकार का पैसा काफी खर्च हुआ है, बहुत ज्यादा। लेकिन उनके में सुधार धीरे धीरे दिखता था, ठीक है। तो उसके बाद फिर पता नहीं पॉलिटिकल व्यू बहुत सारा आया, फाइनली जो है फंड बंद कर दिया गया, और जब से फंड बंद हुआ तो उनका इलाज प्रॉपर हो नहीं पाया, और इसकी वजह से फाइनली वो लास्ट ईयर नवंबर में डेथ हो गया उनका। अब दुर्भाग्य सुनोगे, सुनोगे, सुनिए, आप कहाँ रहते हैं ये भी सुन लीजिए। डेथ के बाद पीएमसीएच में डेथ हुआ उनका, उनके भाई थे उनके साथ, उनके बड़े भाई। डेथ के बाद उनकी बॉडी पीएमसीएच के गेट पर फेंकी रही 2-3 घंटे तक। क्यों? उनके भाई बिलखते रहे कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए, पैसा नहीं था उनके पास, एम्बुलेंस चाहिए बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और नहीं मिला। 2 से 3 घंटे तक नहीं मिला। उसके बाद भी बड़ी मशक्कत से मिला, उसके बाद भी तब मिला जब बड़े बड़े लोग आने लगे। वो भी वही लोग आए जो पटना यूनिवर्सिटी से नाता रखते हैं। हालांकि आपको पता हो जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो भी हमारे कॉलेज से, हमारे हॉस्टल से बिलोंग करते हैं। जहाँ हम लोग रहते थे वहीं वो भी रहते थे। लेकिन क्या करोगे, जब लोग आगे बढ़ जाता है तो भूल जाता है हम कहाँ से आए हैं। अगर आपके मुख्यमंत्री चाहते ये बात भी सोच के कि मैंने जहाँ से पढ़ा वहीं से विशिष्ट बाबू भी पढ़े हैं, मैंने जहाँ रहा है वहीं पे विशिष्ट बाबू भी अपने छात्र जीवन को गुजारे हैं, ये सोच के भी अगर अपना एक फोन घुमा देते तो शायद 2 घंटे तक उनके लाश को इस तरीके से बाहर बौखना ना पड़ता। और उनके भाई रोते बिलखते रहे, वीडियो खूब वायरल हुआ, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। इसके बाद उनको मिला एम्बुलेंस, और वो भी उसमें मेन रोल पप्पू यादव जी का है एम्बुलेंस दिलाने में। उनके ही पर्सन ज्यादातर एक्टिव हुए, तब जाके एम्बुलेंस मिल पाया। ये सब कहानी खत्म हुई। उसके बाद आज हम लोग लड़ रहे हैं 2 बातों के लिए, कि जिस हॉस्टल में वो रहते थे उसका नाम फराडे हाउस है। फराडे भी बहुत बड़े साइंटिस्ट है, नो डाउट, लेकिन वो हमारे इंडिया के थोड़ी है। इंडिया के उनका पूरा जीवनी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि वो बिहार के नहीं, और इतना भी कन्फर्म पता है कि वो साइंस कॉलेज से उनका कोई नाता नहीं। साइंस कॉलेज का नाम साइंस कॉलेज है, इसीलिए उसके 5 हॉस्टल का नाम साइंटिफिक नाम रखा गया है, फराडे हाउस, कैवेंडिश हाउस, न्यूटन हाउस, सीवी रमन हाउस, रामानुजम। तो जो फराडे हाउस है उसका नाम, उसी में वो रहते थे, उसका नाम चेंज करके विशिष्ट नारायण हाउस नाम रखने का प्रस्ताव हम लोगों का 2 साल से चल रहा है। और एक प्रस्ताव ये है कि इनके नाम से नोबेल प्राइज तो बनता है। तो ये नोबेल प्राइज की बात आई इसलिए मैंने उनकी बात सुनाई। तो अभी जो बातें चल रही है नोबेल प्राइज उनके नाम से बनता है, जबकि उनका डेथ हो चुका है। लेकिन ये बातें अगर लोगों को मतलब कि अगर ये बातें बहुत दूर तक पहुंच गई तो उनके नाम से नोबेल प्राइज मिल जाएगा, ठीक है। और मिलेगा किनको? उनके परिवार वाले को मिलेगा। और अगर उनके परिवार वाले लेने के लिए नहीं है तो एटलीस्ट वो जिस कोचिंग संस्थान से, कोचिंग संस्थान का मतलब वो जहां से अपनी पढ़ाई लिखाई की है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, साइंस कॉलेज है, साइंस कॉलेज के मेन गेट पे उनका प्रतिमा बनने का भी प्रस्ताव रखा हम लोगों ने, और ये प्रस्ताव शायद पारित भी हो गया। साइंस कॉलेज के मेन गेट पे उनका प्रतिमा बनेगा, वशिष्ठ नारायण सिंह का, ठीक है। तो उनको नोबेल प्राइज दिलाने की भी जो है बातें चल रही है, ठीक है।
भगवान करे मिल जाए। और आप लोग को नहीं लगता कि मिलना चाहिए? आप लोग को नहीं लगता बिहार के लिए अगर इतना बड़ा मान सम्मान का बात है तो नहीं मिलना चाहिए उनको नोबेल प्राइज? आई थिंक मुझे तो लगता है मिलना चाहिए। और ऐसा इसलिए नहीं कि मैं भी उसी कॉलेज से उसी हॉस्टल से हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी पर्सन कहीं पे भी होगा, किसी भी गली कोने में होगा, तो उसको ऐसा मिलना चाहिए। अगर उन्होंने इतना कुर्बानी दिया, उनको कौन कौन देश से नहीं ऑफर आया है, उन्होंने सारे देश के ऑफर को ठुकरा दिया कि हम बिहार के लिए काम करेंगे। लेकिन उनके दुर्भाग्य उनका कि उनके मरने के बाद उनको 2 घंटा तक एम्बुलेंस नहीं मिला। जान के मुझे मतलब इतना दुख हुआ, क्या बताऊं। खैर एनीवे, तो आज उनके डेथ के बाद भी उनको नोबेल प्राइज मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि आज नोबेल प्राइज जो मिलने का क्राइटेरिया है वो अब बदल गया है कि अगर कोई पर्सन ने काफी महान काम कर दिया है और उनका डेथ हो गया किसी कारण से, तो उनको उनके डेथ के बाद भी नोबेल प्राइज उनके नाम से मिल जाएगा, अगर ऑथेंटिक होगा तो। लेकिन उस टाइम की बातें हैं, उस टाइम ये रूल था कि अगर कोई पर्सन ने चाहे कितना बड़ा काम क्यों ना किया हो, अगर वो पर्सन जब तक उनके नाम से नोबेल घोषित नहीं हुआ है, उससे पहले ही अगर वो पर्सन का डेथ हो जाता है, तो उस पर्सन के नाम से फिर कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। तो उस टाइम नोबेल प्राइज केवल और केवल विल्किंस को ऐड किया गया उसमें, और वाटसन क्रिक का मॉडल हिट हुआ तो इनको तो मिलना ही था। विल्किंस का भी काम था, इसलिए इनको विल्किंस को भी ऐड किया गया उसमें। तो फाइनली वाटसन क्रिक और विल्किंस के नाम से नोबेल प्राइज मिला गया। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि देखिए, आप जिस देश में रहते हैं, आप जिस राज्य में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर का एक अनमोल रत्न, उसके साथ नाइंसाफी हो रहा है। एटलीस्ट आपको पता तो चले। भले ही आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए, आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। एटलीस्ट हम लोग भी कॉलेज में जब तक थे, अब तो वहां से खर उतना नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन जब तक थे तो हम लोग उनके लिए सपोर्ट में थे। अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट में, लेकिन अब बाय डायरेक्टली जाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ सपोर्ट, क्योंकि यार ये गलत है, ये गलत है। इतना नाइंसाफी हुआ उनके साथ, कम से कम अब एक नोबेल तो दे दो उनके नाम से, कम से कम। कर देखो क्या होता है। तो कुल मिला के वाटसन क्रिक का मॉडल इतना हिट हुआ कि फाइनली इनको नोबेल प्राइज मिला। अब बात करते हैं कि इस डबल हेलिकल मॉडल के बारे में कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो फ्रैंकलिन विल्किंसन से मैच भी करती है, और इनका अपना क्या पॉइंट है। वाटसन क्रिक का इन्होंने अपना भी दिमाग लगाया है, ऐसा नहीं है कि पूरा कॉपी मार दिया है, अपना भी दिमाग लगाया है, ऐसा नहीं है। तो पहली बात, हम एक एक करके सारे पॉइंट को लेते हैं। डबल हेलिकल मॉडल के बारे में पहला पॉइंट, डबल हेलिकल मॉडल ये कहता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल है। अब आप समझ ही चुके होंगे, पूरा पूरा कॉपी मारा हुआ बात है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहता है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कहता है कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, इसमें 2 स्टैंड होते हैं, 1 2। तीसरा पॉइंट, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कहता है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, यहाँ देखिए, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं, एच बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। और वो एच बॉन्ड जो होता है वो बड़ा खास होता है। पहले तीसरा बात की दोनों बॉन्ड एच बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, एच बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड को जोड़ता है, ठीक है। चौथा बात ये कहता है कि जो पूरे डीएनए का हेलिक्स है, उसका लेंथ, वन हेलिक्स का लेंथ जो है 3.4 नैनोमीटर होता है। आप समझ चुके हैं, कॉपी हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें तो आपको सीधे सीधे दिख रही है, कॉपी की गई है। इसके बाद इन्होंने अपना भी कुछ दिमाग लगाया है वाटसन क्रिक ने। इनका क्या पॉइंट है भाई, पांचवा पॉइंट, इनका कहना है कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, इन 2 स्ट्रैंड में अगर किसी एक लोकेशन पर, यहां पर प्यूरिन आया, सुनेगा ध्यान से, किसी एक लोकेशन पर अगर प्यूरिन आया, तो दूसरे स्ट्रैंड में उसके जस्ट सामने पायरीमिडीन ही होगा। ओके, एक बात तो ये कहते हैं। अच्छा, इस बात को मैं और इलोबरेट करूं उससे पहले एक और बात बताता हूं। इन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, और इसमें जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं, एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं। ये एंटी पैरेलल का मतलब क्या, ये समझते हैं। मान लीजिए डीएनए का एक स्ट्रैंड और डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, तो इस मॉडल का कहना है कि ये डीएनए का अगर ये वाला एंड 5' एंड है, तो ये 3' एंड होगा, पक्की बात है। अरे बोलिए, मैंने समझा दिया 5' एंड 3' एंड क्या होता है, अब नहीं समझाऊंगा मैं। ये 5' एंड, ये 3' एंड है। तो अगर इसी के सामने 5' एंड और 3' एंड आ जाए, तो ये पैरेलल स्टैंड हो गए दोनों।
लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कौन बोलता है? डबल हेलिकल मॉडल। तो सच्चाई क्या है कि अगर ये 5 to 3' एंड वाला स्ट्रैंड है एक, तो इसके सामने जो स्ट्रैंड होगा जो इसके साथ बाइंड करेगा एच बॉन्डिंग के माध्यम से, उसका इधर होगा 3' एंड और उसका इधर होगा 5' एंड, सो दैट बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल इन नेचर। सभी को समझ में आया एंटी पैरेलल क्या होता है? चलिए बोलिए, एंटी पैरेलल समझ में आया? यस सर। चलिए, जी ये तो एंटी पैरेलल नेचर हो गया। अब बात करते हैं किसकी? ये सारी बातें मैंने समझा दी। डीएनए हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, हेलिकल होता है, एच बॉन्डिंग होता है, उसको जोड़ के रखता है, हेलिक्स का लेंथ जो है 3.4 नैनोमीटर होता है। और अगला पॉइंट इनका ये कहना था कि अगर किसी भी डीएनए में ये एक स्ट्रैंड के सामने अगर यहाँ कोई प्यूरिन आ गया तो उसके जस्ट सामने यहाँ पायरिमिडिन ही आएगा, ये कंफर्म। और अगर यहाँ पायरिमिडिन आ गया तो यहाँ प्यूरिन ही आएगा, ये कंफर्म है। और अगर यहाँ पे प्यूरिन आ गया तो यहाँ पायरिमिडिन आएगा, मतलब ये कंफर्म है कि डीएनए के एक लोकेशन पर, एक पॉइंट पर अगर एक स्ट्रैंड में प्यूरिन है तो सामने पायरिमिडिन होगा। और अब आपको ये भी पता है डीएनए में प्यूरिन के नाम पे ए और जी पाया जा सकता है और पायरिमिडिन के नाम पे सी और टी पाया जा सकता है। लेकिन चारगाफ साहब ने ये कभी नहीं बोला था कि ए टी के साथ बॉन्डिंग करता है जी। उन्होंने बोला था मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टी। वो तो मोलर कंसंट्रेशन की बात करते थे। लेकिन वॉटसन क्रिक ने एक फंडा बताया, क्या भाई? कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या है भाई? इसका मतलब समझिए। उनका कहना है वॉटसन क्रिक का कि अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है तो किसी एक लोकेशन पर अगर प्यूरिन आया तो अगले जगह पायरिमिडिन, उसके जस्ट सामने पायरिमिडिन का पक्का बात है। लेकिन अगर प्यूरिन के नाम पे यहाँ ए आया तो यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ टी ही होगा। और अगर प्यूरिन के नाम पे यहाँ जी आया तो यहाँ टी नहीं होगा, यहाँ सी ही होगा। अगर मान लीजिए कोई पायरिमिडिन आ गया, अगर टी आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे जी नहीं होगा, ए ही होगा। अगर यहाँ पे सी आ गया तो यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे जी ही होगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। मतलब ये ए टी के साथ ही पूरा हो पाता है, तब जाके डबल स्टैंडर्ड आपस में जुड़ता है, पूरक है एक दूसरे के। और उन्होंने ये भी बोला कि दोनों स्टैंड एच बॉन्डिंग से जुड़ते हैं और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगेन टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कहने वाले वॉटसन एंड क्रिक। इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को वॉटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल का हॉलमार्क पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉलमार्क पॉइंट ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। 4 प्रॉपर्टी दे देगा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, बोलेगा इसमें से कौन सा हॉलमार्क पॉइंट है, मतलब डबल हेलिकल मॉडल का वो पॉइंट है जो खुद का इसका मॉडल का पॉइंट है। तो यही है एक ऐसा पॉइंट जो इसके खुद का पॉइंट है और बड़ा तगड़ा पॉइंट है, बड़ा तगड़ा पॉइंट है। अब आपके मन में हो रहा होगा खुजली या आपके मन में आ रहा होगा भूचाल तूफान, दो बातों को लेकर। सर अगर ए के सामने सी आ ही जाता तो क्या होता? कहीं नहीं आता है। एक प्यूरिन के सामने प्यूरिन आ ही जाता तो क्या बिगड़ जाता? एक पायरिमिडिन के सामने पायरिमिडिन आ ही जाता तो क्या बिगड़ जाता? दिक्कत क्या था? तो इस बात के लिए आप अगला पॉइंट सुनिए। इन्होंने एक बात और बोला, जो डीएनए की डायमीटर होती है ना, डायमीटर 2 नैनोमीटर होती है, कंफर्म है, लेकिन ये डायमीटर यूनिफॉर्म होती है। इस बात का मतलब समझिए। अगर यहाँ पर 2 नैनोमीटर है तो यहाँ पर भी 2 नैनोमीटर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एवरी जगह 2 नैनोमीटर ही है। दिस इज यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ डीएनए। कितनों को समझ में आया यूनिफॉर्म डायमीटर का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म डायमीटर का मतलब पूरे डीएनए के लेंथ में एक जैसा डायमीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 नैनोमीटर हो गया फिर जाके यहाँ पे हो गया थोड़ा सा कम फिर बढ़ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब डीएनए की डायमीटर यूनिफॉर्म होती है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर आपको डीएनए की डायमीटर यूनिफॉर्म रखनी है, एक बात बताइए, सुनिए 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 ध्यान से। डीएनए कैसे बनता है? इधर देखिए, डीएनए आपको बना के दिखा रहे हैं, इधर देखिए, इधर 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 इधर। एक न्यूक्लियोटाइड बनाइए जल्दी से,
एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, शुगर लीजिएगा, ये रहा शुगर, ओके, इससे फॉस्फेट जोड़िए इधर, और इधर कोई भी नाइट्रोजनस बेस जोड़िए, ठीक है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस। चलिए इधर अगला एक चेन बनाइए पहले जल्दी से, पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एक चेन बनाइए जल्दी से, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। चलिए इस अगले आने वाले फॉस्फेट को इस शुगर के थर्ड कार्बन से जोड़ दिया मैंने, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, और इसका OH यहाँ पे मैं फ्री दिखा रहा हूँ, ये फॉस्फेट यहाँ फ्री है, मतलब इसका ये हो गया 5 डेसेंट, फॉस्फेट यहाँ पे फ्री है ना, इसका ये हो गया यहाँ पे 3 डेसेंट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगला न्यूक्लियोटाइड लाइए इसके सामने में, जिसके बेस साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। चलिए उसको भी पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाइए, नाइट्रोजन स्पेस शुगर, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन स्पेस शुगर, उसके बाद फॉस्फेट, नाइट्रोजन स्पेस शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन स्पेस शुगर, फॉस्फेट। चलिए इन सबको भी जोड़ दीजिए, पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो बनाइए, आने वाला फॉस्फेट पिछले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से जुड़ेगा, जोड़ दिया, इसका OH फ्री है, लेकिन इसका एक मिनट जुड़ेगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, 1 मिनट। अगर इसका 5 डेस इधर है तो इसका 3 डेस इधर रहेगा, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने बॉन्डिंग गलत कर दिया, इसका बॉन्डिंग इधर से होगा, इसका बॉन्डिंग इधर से होगा, ये वाला पहले से एग्जिस्टिंग था, ये वाला फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, तो ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड वो इसके वाले शुगर से जुड़ेगा, इससे, ये इससे जुड़ेगा, ये से जुड़ेगा, और इसका OH यहाँ फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 डेसेंट और ये हो गया 5 डेसेंट। ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सभी को समझ में आया ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे है? अरे बोलिए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड सभी को समझ में आया? निशा, Yes. ठीक है। हाँ अब सुनिए, ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अब मैं नाइट्रोजन बेस का नाम लिखूंगा पर्टिकुलरली, अब मैं नाइट्रोजन बेस का नाम लिख दूंगा पर्टिकुलरली, ठीक है। मैंने कहा अगर इधर नाइट्रोजनस बेस के नाम पर एडेनिन है तो यहाँ गुआनिन ही होगा, कन्फर्म है। ये DNA रेप्लिकेशन में समझा दूंगा कैसे आता है। अगर यहाँ पर थायमीन है तो यहाँ पर, अरे अरे उल्टा, अरे आप लोग तो सही बताओ यार, एडेनिन के साथ थायमीन होगा, सॉरी, एडेनिन है तो यहाँ थायमीन ही होगा, और अगर यहाँ गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन ही होगा। अगर यहाँ थायमीन है तो यहाँ एडेनिन ही होगा, और अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन ही होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और डायमीटर का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक की जो डायमीटर है, डिस्टेंस है, वो है 20 एंगस्ट्रम, यानी कि 2 नैनोमीटर, राइट। और ऐसे से एक हेलिक्स में 10 बेस पर आ जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, अब उनका क्या कहना है कि ये डायमीटर यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि एक पाइरिमिडिन के सामने, दिस इज पाइरिमिडिन एंड दिस इज प्यूरिन एंड दिस इज पाइरिमिडिन। मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा PU और PY, ठीक है। दिस इज हियर प्यूरिन, सॉरी पाइरिमिडिन, सॉरी पाइरिमिडिन, ठीक है। हियर दिस इज प्यूरिन, दिस इज पाइरिमिडिन, दिस इज पाइरिमिडिन, दिस इज प्यूरिन, दिस इज पाइरिमिडिन, दिस इज प्यूरिन। तो बताइए ये बात सही लग रहा है कि नहीं, कि कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब यही है कि एक प्यूरिन के सामने पाइरिमिडिन ही आएगा, देख लीजिए सभी जगह ऐसा है। और उनका ऐसा कहना है कि दिस इज कॉम्प्लीमेंटरिटी, और इसी की वजह से DNA का डायामीटर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ। क्योंकि अब बताइए, इसको उल्टा सोचिए, अगर प्यूरिन के सामने प्यूरिन होता, ध्यान दीजिएगा, अगर प्यूरिन के सामने प्यूरिन होता, मैं ऐसा मानता हूं, चलिए प्यूरिन के सामने प्यूरिन होता, और अगर पाइरिमिडिन के सामने पाइरिमिडिन होता, ठीक है, पाइरिमिडिन के सामने पाइरिमिडिन होता। चलिए मुझे बताया कि निशा, प्यूरिन कितना, प्यूरिन जो भी होगा चाहे एडेनिन या गुआनिन हो, वो कितना
कार्बन कंटेनिंग रिंग है, डबल रिंग या सिंगल रिंग, मतलब कितना रिंग वाला कंपाउंड है वो, डबल रिंग या सिंगल रिंग? निशा जल्दी। डबल रिंग। डबल रिंग, ठीक है डबल रिंग, चलिए सही बात बोला इन्होंने। अरे डबल रिंग ऐसा इस प्रकार से था ना, चलिए मान लेते हैं इधर ऐसा है, ये रहा, ठीक है। चलिए सही बनाया मैंने? नहीं, ठीक है। यहाँ पायरिमिडिन, पायरिमिडिन ज्योति बताएगी, पायरिमिडिन सिंगल रिंग करना कंपाउंड या डबल रिंग? सिंगल। सिंगल रिंग। चलिए अब आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ पर डायमीटर, रिवा बताएगी, यहाँ पर्टिकुलर जगह पर अगर ये पूरा स्टैंड ऐसे बनेगा तो यहाँ पर्टिकुलर जगह पर डायमीटर ज्यादा होगी या यहाँ पर डायमीटर ज्यादा होगी? ए और बी बता रहा हूँ, बोलिए। ए का डायमीटर ज्यादा होगा। ज्यादा होगी और बी का कम होगा, क्यों होगा? कारण क्या है? दोनों अलग अलग रिंग का कंपाउंड है, तब तो ऐसे में क्या डायमीटर यूनिफॉर्म रह सकता है क्या? कभी नहीं। लेकिन देखने पर तो ऐसा ही मिला, एक्स रे डिफ्रैक्शन में डायमीटर यूनिफॉर्म है। तब उससे इन्होंने पता लगाया कि जहां एक पायरिमिडिन आता है उसके सामने प्यूरिन को ही आना पड़ेगा, जहां प्यूरिन है वहां सामने पायरिमिडिन नहीं आना पड़ेगा। इससे क्या होगा? देखिए इससे क्या होगा, देखिए यहाँ से, यहाँ प्यूरिन है तो यहाँ पे 2 रिंग है, बोलिए, और यहाँ पायरिमिडिन है 1 रिंग है। यहाँ अगेन प्यूरिन, ये प्यूरिन है ना, यहाँ पे 2 रिंग, यहाँ पे 1 रिंग। पायरिमिडिन यहाँ पे 1 रिंग, यहाँ पे 2 रिंग, यहाँ पे पायरिमिडिन 1 रिंग, यहाँ पे 2 रिंग। इसका मतलब इस पूरे एरिया में डायमीटर तो चेंज होने वाला है नहीं, और शुगर तो एक ही जैसा है, और फॉस्फेट तो एक ही जैसा है, उसमें तो कोई बात ही नहीं करना है। तो बताइए क्या ये बात कि जहां पायरिमिडिन और वहां पर एक प्यूरिन होना, क्या ये बात कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल का कारण है कि नहीं है, रीजन है कि नहीं है, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? बोलिए, कहने को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। यस। दिस इज कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। अब आपके मन में एक और क्या सवाल आ रहा होगा, सर ये तो समझ में आ गया, जहाँ ए आएगा वहां टी आएगा, जहाँ आएगा वहां सी आएगा, ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन ए टी के साथ डबले बॉन्ड काहे बनाता है, और जी सी के साथ ट्रिपले बॉन्ड काहे बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों बनाता है? ए टी के साथ 3 बॉन्ड बना लेता तो क्या बिगड़ जाता, जी सी के साथ 2 ही बॉन्ड बनाता तो क्या बिगड़ जाता है? आया मन में सवाल? है, आया ना? हाँ, तो सुनिए, इसका जवाब ये है कि इसका कारण उसके स्ट्रक्चर में छुपा है। एडेनिन का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया, थायमिन का भी बताया। उसमें जो पोलर ग्रुप होते हैं ना, वो पोलर ग्रुप, वो जो उसमें पोलर ग्रुप होता है, वो पोलर ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और एडेनिन और थायमिन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि केवल उसी दोनों के पोलर ग्रुप आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, और तो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तो और 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, 2 ही कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। गुआनिन साइटोसिन का भी यही कारण है, उनका स्ट्रक्चर ही मैंने समझाया, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उन दोनों के बीच में पोलर ग्रुप ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 2 नहीं 3 बन जाएगा, और 3 से अधिक नहीं। क्या ये कारण सभी को समझ में आया? कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, समझ में आ गया क्यों 2 ही बॉन्ड बनता है? ये उसका कारण उसके स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो अपने नोट्स में लिखो, नहीं तो आपकी मर्जी है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं। तो ये 5 पॉइंट। छठा पॉइंट, 4 मिनट समय, समझा देता हूँ। छठा पॉइंट, उन्होंने बताया कि जो डीएनए की स्टेबिलिटी है, जो एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, डीएनए की स्टेबिलिटी 2 बॉन्ड से एक्सप्लेन की जा सकती है। पहला बॉन्ड एच बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा यहाँ, दूसरा बॉन्ड शायद आप इससे पहले ध्यान नहीं दिए होंगे एनसीईआरटी के लाइन पर कभी, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ये नोट्स में नहीं है, ऐड करना है आपको, ठीक है। एच बॉन्ड तो किसके बीच में बनता है, आपको मैंने अभी समझाया। एच बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन बेस, मतलब कि नाइट्रोजनस बेस ऑफ बोथ स्ट्रैंड, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको, और ये आप समझ भी गए, ए और जी, टी के बीच में डबल बॉन्ड, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर सवाल आता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहाँ होता है? आपको पता है
हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर पोलर के बीच में बनता है, राइट। और ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नॉन पोलर ग्रुप के बीच में बनेगा, ओके। तो जो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो भी पोलर ग्रुप होगा वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, यहाँ जो पोलर ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस गुआनिन के पास, इस गुआनिन के पास यहाँ पे जो भी नॉन पोलर ग्रुप होगा और यहाँ पर जो इस थायमिन के पास नॉन पोलर ग्रुप होगा, ये लोग आपस में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लेते। इसके पास अगर कोई नॉन पोलर ग्रुप होगा और इसके पास कोई नॉन पोलर ग्रुप होगा तो ये लोग आपस में नॉन पोलर बॉन्ड बना लेते हैं, ये भी आपस में नॉन पोलर बॉन्ड बना लेते हैं, ये भी ऐसे। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है। अब बताइए, क्या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है कि नहीं डीएनए मॉलिक्यूल को, बताइए। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और क्या बोलोगे आप इसके बारे में, नॉन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नॉन पोलर के बीच में बनता है एंड फॉर्म्स बिटवीन टू बेस पेयर, ऊपर वाला बेस पेयर और नीचे बेस पर, ऊपर वाला बेस पेयर और नीचे वाला बेस पेयर, फॉर्म्स बिटवीन टू बेस पेयर, नॉन पोलर के बीच में एंड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दिस इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और एच बॉन्ड क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, होल्ड्स बोथ स्टैंड टुगेदर, होल्ड्स बोथ स्टैंड टुगेदर। तो स्टेबिलिटी तो इससे भी मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड दोनों स्टैंड को एक साथ जोड़ के रखे ये जरूरी नहीं है। और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है एच बॉन्ड के तुलना में, मैंने पहले भी समझाया है। तो कुल मिला के ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो दे देगा, लेकिन दोनों स्टैंड को जोड़ के रखने का काम कौन करेगा, एच बॉन्ड करेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, जल्दी बोलिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 1 2 3 क्लिक, नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक, नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। अभी अगला मीटिंग और क्रिएट करेंगे, 10 से 15 मिनट क्लास अभी और चलेगी और अगले मीटिंग में हम आपसे और बातें करेंगे, तब जाकर डबल हेलिकल मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर होमवर्क दे देंगे। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।